अगर बुलडोजर चलाना है तो उस मस्जिद पे चलाओ जहां से वो पत्थर फेंके गए। मेरी मां लीडर थे, लीडर हैं और लीडर रहेंगे। लगातार कहते हैं क्योंकि ऐसा ही भर्ती निरस्त करो। हम लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार के 2 मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं। नरेश मीणा एक जननेता हैं, युवाओं की आवाज हैं। अमित चौधरी जबरन वोटिंग करा रहे थे। ऐसे अधिकारी को तुरंत सरकार को हटा देना चाहिए और कविता शर्मा को भी हटा देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार के खास सेगमेंट हटाई विद भाई जी में। स्वागत है सर आपका। आज तो बहुत ज्यादा बारिश का मौसम है और सर्दी बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन सर्दी आपको लगेगी नहीं, अपने यहाँ हीटर लगा हुआ है। अच्छा, हीटर लगा रखा है? अरे वाह। बिल्कुल सर। तो आप भी हीटर का आनंद ले सकते हैं मित्रों। और इस तरह से क्योंकि आप सुरक्षित रहिए। हम भी चाहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा वेदर ऐसा हो रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल सर, लेकिन हम गरम गरम कूल कूल हो रहे हैं। सर मौसम चाहे ठंडा हो, लेकिन राजनीति में इस समय काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और गर्मी भी मची हुई है। राजस्थान में राजनीति में गर्मी है, मौसम भले ठंडा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय चल रहा है सर, वो एसआई भर्ती परीक्षा का चल रहा है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एक जो है चेंज आया है। अब लग रहा है उम्मीद जगी है फिर से अभ्यर्थियों को कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी। उम्मीद हमें भी जगी, क्योंकि हमने तो आपके लिए बिल्कुल हमने भी डंका गाड़ रखा था और लगातार सरकार से, विपक्ष से, नेताओं से सवाल पूछ रहे थे। हम चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ था, जिसके दस्तावेज एसओजी के पास उपलब्ध हैं, जिसको अब जो गृह विभाग है उन्होंने भी बता दिया है कि पेपर लीक हुआ है, तो सरकार क्यों नहीं एसआई भर्ती का पेपर निरस्त करती। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज उठाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन बोल के गए थे, प्रिया मैं बता दूं आपको, उस दिन भी हम कह रहे थे कि मोदी अगर बोल के गए तो शायद कुछ बड़ा होगा और ऐसी उम्मीद है कि शायद ये पेपर भर्ती रद्द हो जाए। क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, उसमें ये निर्णय ले सकते हैं भजन लाल जी। और भजन लाल जी अगर ऐसा करेंगे, मैं तो हर बार कहता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग सहमत हो, असहमत हो, कुछ लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे। भजन लाल जी अगर करेंगे तो हम वाहवाही कर देंगे, भजन लाल जी की जय जयकार कर देंगे। हम तो हर बार कहते हैं क्योंकि ऐसा ही भर्ती निरस्त करो। हम लगातार कह रहे हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल का, प्रिया आपने देखा था ट्वीट, हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है, हनुमान बेनीवाल लीडर थे, लीडर हैं और लीडर रहेंगे। लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार के 2 मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। और इसके कारण, और कुछ आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगा, उन्होंने कहा इसके कारण वो निरस्त नहीं कर रहे, जबकि पूरी रिपोर्ट सरकार के पास जा चुकी है कि पेपर एसआई का भर्ती का जो पेपर था वो लीक हुआ था। उसके समस्त दस्तावेज सरकार के पास उपलब्ध हैं। फिर क्यों नहीं रद्द कर रहे? हम लगातार मांग कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम इस मुहिम को लगातार चला रहे हैं। आप भी हमें प्यार जरूर दीजिएगा और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिया, दूसरा सवाल क्या है आपका? जी बिल्कुल, हमने हनुमान बेनीवाल पे बात करी है। क्या लिखा था पूरा SI बताइए आप, परीक्षा क्या लिखा हनुमान बेनीवाल ने? आज हनुमान बेनीवाल ने यही लिखा है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर उन्होंने हमेशा सवाल उठाए हैं, बीजेपी सरकार को घेरा है और काफी चीजें जो है आरोप भी लगाए गए हैं कि आपके 2 मंत्री शामिल हैं और साथ में कुछ अधिकारी भी हैं। तुम्हें पता है? जी आप बताएं सर, कौन से 2 मंत्री हैं। एक तो बीकानेर के आसपास के क्षेत्र से आते हैं। अच्छा। एक दो तो सुनने में आया कि मतलब जो जोधपुर वाला इलाका है उसके आसपास से दोनों मंत्रियों पे आरोप है। एक दिग्गज नेताओं में नाम शुमार है उन नेताओं का। हाँ, दिग्गज तो नहीं है, पहली ऐसे ठीक ठाक है, मिड वाला है, दिग्गज विगज तो नहीं है। लेकिन उनका जो हनुमान बेनीवाल जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सुना है कि एक एसआई से उनका कोई रिश्ता नाता है। बिल्कुल, उन्होंने यही लिखा है कि उनके जो कुछ मित्र हैं, मतलब उन लोगों के, उन मंत्रियों के और साथ में जो अधिकारी शामिल हैं, मित्राणी और मित्राणी का तो सर पता नहीं, लेकिन ये उन्होंने बोला है कि वो लोग शामिल है एसआई भर्ती परीक्षा में। तो इस वजह से भी खैर हो सकता है कि ये मामला इतना डिले चल रहा है। मित्रों के लिए जान, एवरीथिंग गोज, लव, वॉर एंड फ्रेंडशिप। लेकिन तो सब कुछ प्यार में, दोस्ती में सब कुछ कुर्बान रहता है। बिल्कुल। तो शायद वही मामला होगा इन अ वे, जो है वो तो भविष्य बताएगा। जितेश, एक मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने हमेशा ही प्रमुखता से पूरा जो मुद्दा है वो उठाया एसआई भर्ती परीक्षा का, चाहे दिन रात देखे बिना वो अभ्यर्थियों के पास पहुंचे हैं, मौका स्थल पर पहुंचे हैं। हाल ही में अगर आपको याद हो तो विकास बिदूड़ी के साथ एक और उनके साथी थे जो टंकी पर चढ़ गए थे, जान अपनी जोखिम में डाल रहे थे। तब भी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपने खुद के भाई का चुनाव छोड़कर आए थे। बिल्कुल, जो एसएचओ कविता शर्मा जो थी, जो अभ्यर्थियों के घर पहुंची थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, तभी भी किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे थे। आप खुद मौके पर थे, आपने पूरा जो है मौके पर देखा था कि क्या कुछ हो रहा है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से भी आपने बातचीत करी थी। अब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इतने बड़े संघर्ष के बाद जब उनको ये खुशी प्राप्त होगी कि एसआई भर्ती परीक्षा के लिए जो इतना बड़ा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर साहब का, कि लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लग रहा है। बच्चों की एक नोटबुक है,
उसका वीडियो मतलब नोटबुक के अंदर बाबा की लोकप्रियता देख सकते हैं कि बच्चों की जो नोटबुक होती है उसमें फोटो लगाया जा रहा है करोड़ी लाल मीणा का। मतलब ये दिलचस्प था। मैं सुबह से एक मेरे मित्र को भी कह रहा था कि अगर ऐसा है, अगर नोटबुक पर करोड़ी लाल मीणा की फोटो है तो वाकई में मतलब आप मुख्यमंत्री हो, नेता हो या नहीं हो, डजंट मैटर, फैन फॉलोइंग ही इतनी ज्यादा है। ये देखिए आप, बिल्कुल। बाबा युवाओं की आवाज है डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा। मतलब ये कोई पब्लिकेशन फोटो स्टेट वाला है, हम अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। ये हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे किस तरह से बाबा युवाओं की आवाज है। वाकई में बाबा युवाओं की आवाज है, बाबा ही संघर्ष करते रहे। आप बताइए, मोदी जी आ रहे थे उससे एक दिन 2 दिन पहले की घटना है जो कविता शर्मा की आप बता रहे हैं। तो बाबा का विकल्प नहीं है राजस्थान की राजनीति में। बाबा जबरदस्त लीडर हैं और बाबा जो हैं अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे 24/7 और साथ ही युवाओं के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। शायद मोदी जी को मुझे लगता है उन्होंने ही कहा होगा कि इस तरह से एसआई भर्ती का जो पेपर है वो रद्द हुआ था, रद्द होना चाहिए और लीक हुआ था पेपर। और वो शायद मोदी जी से मिले भी, आपको ध्यान होगा काफी ज्यादा धांधलीबाजी भी इस पूरे में हुई थी, तो राजस्थान में बिल्कुल मोदी जी से बिल्कुल मिले भी थे, जबकि 2 दिन पहले थी। आंदोलन किया था और वो कविता शर्मा वाला मामला हुआ था। मुझे लगता है कि वो उनके ये होगा कि भाई मैं तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और मोदी जी आपकी कहने पे लड़ रहा हूँ। मोदी जी ने राजस्थान में कहा था विपक्ष में जब बीजेपी थी और विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी यहाँ पे आए थे, मुझे याद है, कहा कि एक भी पेपर लीक माफिया को नहीं बचेगा। और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, अमूमन ये देखा जाता है। मोदी जी ने जो वादा किया जनता से वो होता है। तो मोदी जी के वादे के मुताबिक मुझे लगा उन्होंने कहा होगा मोदी जी आपने ही तो कहा था पेपर लीक पे, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जितनी भी उनकी रैलियां हुई थी तब उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बयान भी दिए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि जितना जल्दी होगा हम इसमें फैसला लेंगे, भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। बिल्कुल। तो अब खैर वक्त आ भी गया है उस परीक्षा को रद्द करने का, आ गया है, करनी चाहिए। नहीं तो हम भी लगातार जो आवाज उठाते रहेंगे, इसी तरह से तल्ख टिप्पणियां भी करते रहेंगे सरकार पर और तल्खियां हमारी सरकार से रहेंगी अगर आप पेपर एसआई भर्ती निरस्त नहीं करते और बाबा की बात नहीं सुनते। तो ये बाबा का तिरस्कार नहीं, समस्त युवाओं का तिरस्कार है। और मैं बता दूं नरेश मीणा की बात, नरेश मीणा का भी बहुत बड़ा मामला लगातार चर्चा में है क्योंकि नरेश मीणा एक जननेता हैं, युवाओं की आवाज हैं। उनको जिस तरह से कानून की बेड़ियों में डाल रखा है, जकड़ रखा है कानून की बेड़ियों में, वाकई सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं कि लगातार जो जनता की आवाज़ उठाता था, जो युवा एक बात कह रहा था कि यहाँ पर वोटर खुद ही जो गांव वाले थे, समराता गांव के, वो वोटिंग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अमित चौधरी जबरन वोटिंग करा रहे थे। ऐसे अधिकारी को तुरंत सरकार को हटा देना चाहिए और कविता शर्मा को भी हटा देना चाहिए। मैं लगातार सरकार से ये मांग कर रहा हूँ, भजन लाल जी आप तो ऐसा ही भर्ती निरस्त कर दो, कविता शर्मा को हटा दो, तुरंत निलंबित कर दो और अमित चौधरी को निलंबित कर दो। ये अधिकारियों की सरकार नहीं है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर अधिकारियों की सरकार होगी, देखिए अभी आपने देखा होगा कि सीएमओ ने मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है कि 1-to-1 फीडबैक देके विधायकों को लिए बुलाया है। तो मुख्यमंत्री जी आप विधायकों से फीडबैक लोगे तो विधायक भी यही बोलेंगे आपको कि अधिकारियों का राज चल रहा है, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रखी है, ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है। पिछली सरकार के ही जो अधिकारी थे, जो एक कांग्रेस के अधिकारी, जिन्हें बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के अधिकारी हैं, हालांकि अधिकारी किसी का होता नहीं, किसी पार्टी का, लेकिन बीजेपी के लोग कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो वो परेशान होते हैं, पार्टी के नेताओं से मिलता हूं वो कहते हैं कि सर लग ही नहीं रहा सरकार आई है, पता ही नहीं चल रहा, अभी तक 1 साल हो गया हमारी सरकार को, हम मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बीजेपी का जिला अध्यक्ष, बीजेपी का जो और तमाम नेता हैं, वो एमएलए हैं, वो परेशान हो रहे हैं। अब आप 1-to-1 फीडबैक के लिए 1 साल बाद बुला रहे हैं, चलो दे रहा है, दूरस्थ है, अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी, लेकिन इनकी बात सुन लीजिए। आप अच्छे नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहज हैं, सरल हैं, लेकिन आसपास का घेरा थोड़ा ठीक कर लीजिए और इनसे मिल लीजिए और कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनिए। आपका बीकानेर का एक संभाग का कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया का प्रभारी है वो डालता है कि मेरे इधर बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री जी आपके एक नेता है टी राजा, वो आवाज़ उठा रहे थे अगर बुलडोजर चलाना है तो उस मस्जिद पे चलाओ जहाँ से वो पत्थर फेंके गए। हम नहीं कह रहे, हम किसी मस्जिद की बात नहीं करते, हम तो पत्रकार हैं, हम तो बात करते हैं समाज की। हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, सारी जातियाँ बराबर है, क्योंकि हम तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन आप समझिए, आपके नेता ही आप पे सवाल उठा रहे हैं, आपके एमएलए आप पे सवाल उठा रहे हैं, आपके जिला अध्यक्ष आप पे सवाल उठा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आपके सवाल उठा रहे हैं, आपके बूथ अध्यक्ष आप पे सवाल उठा रहे हैं। आप समझिए आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम आपके
पैरोकार हैं, अगर आप तक सही बात नहीं पहुंचाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छुआए, ये एक जो दोहरा है, बोलते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा, दोहा है ये, निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा पास रखना चाहिए, वो आपका अच्छा सलाहकार होता है। तो हम तो पत्रकार हैं, हम निंदा ही करते हैं और आप हमको पास रखिए। हम चाहते नहीं हम आपके साथ रहें, लेकिन हम आप जनता की आवाज उठाते रहें और आप जनता की आवाज सुनते रहो। बिल्कुल। अभी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई है। क्या लगता है कि अभी हाल ही के दिन पहले की बात करें तभी भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बार फिर नाम उठा था कि किसको बनाया जा सकता है। वसुंधरा राजे का नाम काफी ज्यादा आगे सुर्खियों में आ रहा है। क्या लगता है इस बार वसुंधरा राजे को कोई नया रोल मिल सकता है? मैंने राधा मोहन अग्रवाल जी का इंटरव्यू पॉडकास्ट किया, हम जल्द वो करेंगे, उसको रिलीज भी करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आपने वसुंधरा राजे का ट्वीट किया और आपने लिखा कि बधाई हो, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। तो उन्होंने कहा कि मैं बधाई क्यों नहीं दूंगा, वसुंधरा राजे हमारे सीनियर लीडर हैं, वसुंधरा राजे अच्छी लीडर हैं, वसुंधरा राजे का द्वारा है, जननेता हैं वो। तो मुझे लगता है कि भारत का जो बीजेपी का अध्यक्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो नाम चल रहे हैं वो नहीं होगा। क्योंकि मोदी वो करते हैं जो मीडिया नहीं सोचती, मोदी वो करते हैं जो मीडिया सोचती नहीं है। जब वो तूफान से पहले की शांति होती है ना, मोदी वो हैं। मोदी जब पूरे दुनिया की सोच खत्म हो जाती है, पत्रकारों की ये जो अंदाज लगाते हैं, अंदाजे खत्म हो जाते हैं, जब भजनलाल शर्मा जैसा, मोहन यादव जैसा और विष्णुदेव जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी जनजाति समाज से आती हैं, बिल्कुल पिछड़े समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है देश का। तो मोदी तो उस सोच के व्यक्ति हैं जो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब दुनिया की सोच शुरू होती है, तो मोदी ने मुझे लगता है कुछ अलग ही सोच रखा होगा। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो बनेगा जो संघ और बीजेपी की बीच की कड़ी होगा, जो वैचारिक रूप से संघ आरएसएस का होगा। आप देखिए तरुण चुग भी एक बड़ा नाम है, उसके बाद मुझे लगता है कि प्रहलाद जोशी एक अच्छा नाम है, वो सहज है, सरल है, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। तरुण चुग भी संघ के अलग अलग जिम्मेदारियों पर रहे हैं, बाद में विद्यार्थी परिषद, उसके बाद बीजेपी में आए और युवा मोर्चा में भी रहे। इसी तरह से आप देखिए सुनील बंसल भी एक नाम मुझे लगता है, भूपेंद्र यादव भी एक नाम है। हालांकि भूपेंद्र यादव संघ से रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव बीजेपी की ज़्यादा नज़दीक है, अमित भाई के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन भूपेंद्र यादव अच्छे व्यक्ति हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि एक नाम है CR पाटिल, वो बहुत अच्छा नाम है, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े लीडर हैं, लेकिन CR पाटिल के साथ मुझे लगता है संघ वाला एक बैकग्राउंड वाला चक्कर होगा नहीं तो, और वो गुजरात के हैं, वो सूरत के, लेकिन लीडर बड़े अच्छे डायनामिक लीडर हैं, गुजरात में जिताया और जबरदस्त जल जीवन मिशन के अंदर भी काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी ERC पिलावे ने, उनका बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष ऐसा बनेगा जिसका नाम हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल दुनिया से जिसकी उम्मीद नहीं होगी, वो ऐसा नाम होगा, क्योंकि जितने भी CM बने थे तब उम्मीद से परे उम्मीद नहीं था। जब बिल्कुल लोग उम्मीद खत्म हो जाती है लोगों की, जब लोगों को लगता है कि 10 साल के लिए इसको कोई हटा नहीं सकता, जब तो वो हटाते हैं। जब लोगों को लगता है कि अब तो यही बनेगा मुख्यमंत्री, जब लोगों को लगता है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जब नहीं। मोदी तो अलग करते हैं, दुनिया से हटके करना मोदी का अंदाज है, अमित शाह जी का अंदाज है, दोनों की जोड़ी है, जबरदस्त है, देश में नाम है। बिल्कुल। इस समय ये क्या लगता है कि अशोक गहलोत जो हैं और वसुंधरा राजे का क्या चल रहा है इस समय, कि क्या लगता है कुछ बड़ा उनको पद मिल सकता है, कुछ उम्मीद है, कुछ आगे जाके कुछ होगा बड़ा? देखिए कोई नो डाउट अच्छे लीडर्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह है। अशोक गहलोत का अपना जादुई अंदाज है, उन्होंने देखिए जब वो राजनीति में उतने सक्रिय नजर नहीं आते हैं। जब राजनीति में आए थे अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री बनने थोड़ी आए थे, बन गए थे, दूसरी बार भी बन गए जादू से। तो परशुराम मदेरणा का नाम था, हर बार किसी और का नाम था, अशोक गहलोत बन जाते हैं, तभी उनको जादूगर भी कहते हैं, राजनीति का, है ना। तो आपको एक बात और बता दूं, दिलचस्प घटना है कि लोग कहते हैं कि उनके पिता जादूगर, कैसे नाम पड़ा उनके पिता का, मैं बताता हूँ। उनके पिता चेयरमैन थे, आपको पता नहीं होगा, दर्शकों को बता देता हूँ। उनके पिता नगर पालिका में चेयरमैन थे। नगर पालिका में आधे आधे बराबर वोट पड़ जाते हैं तो सिक्का उछालते हैं, बिल्कुल कुछ पर्ची निकालते हैं, सिक्का उछालते हैं, ऐसा कुछ होता है, टाई ब्रेकर काइंड ऑफ थिंग। हाँ, तो जब उनका लोग वहां से उनका जादूगर सा वो पड़ा, हालांकि जादू कुछ आता हुआ इतना वो नहीं, लेकिन असली नाम उनका कैसे फेमस हुआ, पॉलिटिक्स में उनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में रहे, तो वो उनके पक्ष में वो सिक्का आ गया, यहाँ उनके पक्ष में वो पर्ची आ गई, वो सिक्का उछाला था शायद, तो लोग कहते हैं कि जादू कर दिया अशोक गहलोत के पिता ने, तो उससे वो जादू का नाम पड़ गया। अशोक गहलोत ने बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन के अंदर, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, दिलचस्प घटनाएं कई हैं अशोक गहलोत से जुड़ी हुई, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को बड़ा चेंज करने की, मिरेकल चेंज करने की आवश्यकता है, यंग लीडर्स को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी उदयपुर में इससे पहले सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, है ना, चिंतन शिविर, कर्नाटक में शिविर हुआ था। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि नई कांग्रेस बनाने की आवश्यकता है, ये पुराने डर्रे नहीं चलने चाहिए।
कुछ नया करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी इस तरीके का ही फॉर्मेट लेकर चलती है, नए लोगों को आइडिया। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाया, केसी वेणुगोपाल है इस समय, वो बनाया जा सकता है। उस लेवल के तो हैं अशोक गहलोत लीडर, देखिए। लेकिन मुझे लगता है सचिन पायलट को भी आगे लाना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो यंग लीडर हैं। अब क्या स्थिति परिस्थिति है कांग्रेस के अंदर की मुझे पता नहीं, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे सब चीज़ें कांग्रेस के लिए। एवरीथिंग इज नॉट गुड इन राजस्थान ऑल्सो। अब थोड़ा बहुत ये जो प्रदर्शन हुए थे, इससे एक एकजुटता का मैसेज दिया। वैसे भी कहा जाता है कि विपक्ष में कांग्रेस अच्छा काम नहीं करती, बीजेपी ज़्यादा बेहतर काम करती है, लेकिन कांग्रेस को ये अभी उपयुक्त समय है। जैसे हनुमान बेनीवाल मुद्दे उठाते हैं, राजकुमार रोत मुद्दे उठाते हैं, नरेश मीणा मुद्दे उठाते हैं, करोड़लाल मीणा सत्ता पक्ष में रहते हुए मुद्दे उठाते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी आवश्यकता है। कांग्रेस के लीडर है सचिन पायलट, वो केवल आवाज उठाते हैं, मुझे लगता है ना। थोड़ा वो डोटासरा मीडिया में बोलते रहते हैं, और जूली है टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, वो जरूर विधानसभा में अच्छा बोलते हैं और उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है। लेकिन कांग्रेस को ओवरऑल मुझे लगता है कि कांग्रेस को लिए उपयुक्त समय है, जनता की आवाज उठाए। राजस्थान में बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी आप आवाज उठा सकते हो। 1 साल हो गया, अब सरकार से आप सवाल पूछ सकते हो। अब देखिए, आप देखिए प्रिया कि बोरवेल में लगातार अब कितना स्थिति है, मतलब 1000-1500 का एक ढक्कन लगता है, 3 दिन से ऊपर हो गए। अरे ये तो बच्ची को तो हो गए, अब इतनी घटनाएं हो गई, 1000-1500 का वो ढक्कन लगता है, वो ढक्कन नहीं लगा पा रहे, इतनी घटनाएं हो गई। 2 साल के अंदर 50 लाख रुपए उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन 1000-1500 का वो ढक्कन उसको बंद करने के लिए पूरे राजस्थान भर में ऐसी घटनाएं में, मैं फहरिस्त इतनी लंबी है, केवल इस सरकार की बात नहीं करूं, अगर पिछली कांग्रेस की बात करूं तो भी स्थिति है। ये तो प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा फेल्यूर है, और मुझे लगता है कि भजन लाल जी को सोचना चाहिए। वो तो खुद गरीब परिवार से आते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने उस दिल के एक माँ का दर्द देखा होगा, किस तरह से माँ रोती और बिलखती है। आप भजन लाल जी ने वो गांव के वो खड्डे भी देखे हैं, जो बोरवेल के खड्डे भी देखे हैं, क्योंकि वो गांव में घूमे हैं, भरतपुर के गांव में, तो उनको पता है कि क्या स्थिति होती है जब एक माँ का बच्चा गिर जाता है बोरवेल के अंदर। और ये अधिकारी समझते नहीं है, ये अधिकारी राज खत्म होना चाहिए, इस सिस्टम में अच्छे लोग आने चाहिए, अच्छे ईमानदार अधिकारी आने चाहिए। कई जगह इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं इस कैमरे पे कह नहीं सकता। मेरे पास इतने लोग आते हैं प्रिया, मैं क्या बताऊं कि राजस्थान में ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हो रही है। मतलब हम सोच रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बीजेपी ने लगातार विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाए थे कि जयपुर के अंदर ही नगर निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि पराकाष्ठा हो रही है भ्रष्टाचार की। बिल्कुल। तो ये कुछ तमाम बातें थी हम लोगों ने आप लोगों से की। आप इतना ही प्यार हमें हमारे शो को देते रहिए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। राम राम साथ, जय जोहार।